बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंटी करप्शन अदालत ने पटवारी समेत 2 मुजरिमों को 31 साल कैद और 3 करोड़ 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। मुल्तान के एंटी करप्शन कोर्ट ने रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने और खजाने को करोड़ों का चूना लगाने पर अपना फैसला सुना दिया है। एंटी करप्शन अदालत ने पटवारी समेत 2 मुजरिमों को 31 साल कैद और 3 करोड़ 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। एंटी करप्शन अदालत ने पटवारी समेत 2 मुजरिमों को 31 साल कैद और 3 करोड़ 6 लाख रुपए का जुर्माने की सजा भी सुना दी है। महर इमरान हमारे साथ मौजूद है। महर, बताइएगा, आज हेयरिंग हुई है, सजा सुना दी गई? जी बिल्कुल, बताते चलें कि इनमें ये जो 2 मुल्जमान हैं, इनमें एक पटवारी है यूसुफ, जिसका नाम है शायद यूसुफ, और दूसरा मोहम्मद नवाज है। मोहम्मद नवाज एक शहरी है जिसकी मिली भगत से पटवारी ने फर्द मलकियत तब्दील की और तब्दील करके 720 कनाल 17 मरले का ये फ्रॉड हुआ है, जो मुल्जमान के नाम से उतार कर इमरान और फरियाद गुजर जो उसमें शामिल थे उनके साथ मिली भगत करके 6 करोड़ 90 लाख का मजमूई तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। और इस दौरान जब इंतकाल करवाई गई तो 1 करोड़ रुपए हुकूमत को भी जो नुकसान पहुंचा इंतकाल के दौरान, जो टैक्सेस अदा करने होते हैं उस हवाले से। तो आज केस साबित होने पर, जुर्म साबित होने पर उस पटवारी और उसके साथ मोहम्मद नवाज को 31 साल की मजमूई तौर पर सजा हुई है और जो 3 करोड़ 6 लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करने का हुक्म सुनाया गया। ये एंटी करप्शन अदालत के जज है मुल्तान के आसिफ मजीद अवान, उन्होंने ये फैसला सुनाया। इस केस में 2 जो मुल्जमान हैं, इमरान और फरियाद नामी, ये इश्तिहारी हैं। जब ये गिरफ्तार किए जाएंगे तो इनका फैसला भी जो है वो सामने आएगा। ताहम आज ये एक बड़ा फैसला एंटी करप्शन खसूसी अदालत में सुनाया गया, जिसमें 2 मुल्जमान को मजमूई तौर पर 31 साल कैद और 3 करोड़ 6 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया गया है। हुक्म सुना दिया गया है। महर इमरान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट करें। दीगर खबरों में आपको बताएं कि चीनी, घी और आटा महंगा होने के बाद मार्केट और यूटिलिटी स्टोर से भी गायब हो गया है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी की किल्लत है, लंबी लाइन में लगना पड़ता है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ ही मौजूद हैं आमिर डोगर। आमिर, कहिएगा कैसी मुश्किलात हैं? पेट्रोल के बाद हुकूमत की जानिब से अशिया खुर्दनोश जो महंगी कर दी गई हैं और मुजफ्फरगढ़ के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर चीनी जो है इस वक्त दस्तयाब नहीं है। शहरियों को लंबी लाइन में यहाँ पर लगना पड़ता है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत के ऐलान के बाद जैसे ही अशिया खुर्दनोश, जिनमें आटा, चीनी और घी महंगा करने का ऐलान किया गया, तो आम मार्केट में अब चीनी जो 105 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है और महंगाई की वजह से शहरी जो खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितनी महंगाई होगी इस वक्त, क्या चीनी मिल रही है? आम मार्केट में तो चीनी मिल भी नहीं रही। वैसे हुकूमत ने आम तौर पर जो दुकान पे मिल रही है बाज़ार में 105 रुपये, हुकूमत ने जो यूटिलिटी पे मतलब रेट दिया है वो रेट है 85 रुपये चीनी का, पर यहाँ भी नहीं मिल रही। शहरी बहुत ज़्यादा। कि आटे की और घी की क्या सूरत हाल है बाजार में, क्या वो भी नहीं मिल रहा? आटा घी तो मिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। यूटिलिटी स्टोर पे भी नहीं है आटा घी, तो आम तौर पे नहीं है, तकरीबन बाजार में भी नहीं मिल रहा। तो आप क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी महंगाई कम कीजिएगा और जो ये शहरी इस हवाले से खासे परेशानी का शिकार है। इनकी जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर जो नोटिस लेना चाहिए और मुजफ्फरगढ़ के स्टोर और मार्केट में चीनी, आटे और घी की फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आमिर, आपका शुक्रिया। मुल्तान में इससे कबल मुनाफा खोर सरगर्म हो गए। अदरक और टमाटर की कीमत में 100 गुना इजाफा हो गया है। अदरक 300 से बढ़कर 600 रुपये फी किलो तक, जबकि टमाटर 80 रुपये फी किलो हो गया। बात करेंगे अली रियाज से। अली, कहिएगा, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं? जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में बड़ी ईद से कबल ही जो सब्जी की कीमत है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। अभी बकरा ईद में चंद रोज़ ही बाकी है, लेकिन बकरा ईद की मुनासबत से जो अहम सब्ज़ी का जिक्र किया जिसमें अदरक और टमाटर है उसकी कीमतों में खातिर का इजाफा हुआ है। अदरक जो मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में मुख्तलिफ जगहों पर जो पहले
300 पे बिक रही थी, 400 बिक रही थी, अब जो उसकी कीमत जो है वो 600 रुपये के करीब जा पहुंची है। मुख्तलिफ मुल्तान की मार्केटों में जो अदरक का इस वक्त रेट है 630, 640, कहीं कहीं तो अदरक जो है 700 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त। इसी तरह टमाटर भी देखते देखते उसकी कीमत में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया। टमाटर चंद रोज़ कबल 30 से 40 रुपये किलो फरोख्त हो रहे थे, आज वो मुल्तान की मार्केट में मुख्तलिफ जो मार्केटें हैं वहाँ पर 70 से 80 रुपये जा पहुंचे। तो शहरों से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे। ईद की आमद है, बकरा ईद की, ईद से पहले ही ये अदरक और लहसुन खसूसन महंगी हो गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, ये हुकूमत की तरफ से हमें एक गिफ्ट दिया गया ईद पे कि आप लोग जो है ना इन चीज़ों को लें, खरीदें और आप अपनी महंगाई को लुत्फ़अंदोज़ करें। अभी देखें पिछले दिनों जो थी अदरक का रेट बहुत ही डाउन था, 200, 300, 250, 260 तक बिक रही थी। अभी देखें 600 रुपये तक पहुंच चुकी है। लहसुन है इसी तरह, उसके भी रेट बढ़ गए हैं। टमाटर देखें पिछले दिनों 10 रुपये 16 रुपये किलो तक बिक रहा था, 10 रुपये तक, अभी देखें वो 60 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये हुकूमत के जो दावेदार बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं बैठे हुए? इनको सोचना चाहिए, मार्केटों में आना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है मार्केट में, घरों में बैठ के तनख्वाहें ना लें। जी, शहरी खासे परेशान है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जैसे ही कोई त्यौहार आता जाती है। अली रियाज, आपका शुक्रिया। मुल्तान में जनूबी पंजाब का पहला मियावाकी जंगल तकमील के मराहिल में है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी ने मियावाकी जंगल में पौधा लगाकर इफ्तिताह कर दिया है। मजीद बात कर लेते हैं गौहर रहमान से। गौहर, जंगल का इफ्तिताह कर दिया गया है, कितने दरख्त लगाए गए हैं? जी बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दौरे मुल्तान के जो सम्राट हैं वो आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने दौरे मुल्तान पर एक बड़ा ऐलान किया था कि मुल्तान में 5 मायावाकी जंगल लगाए जाएंगे। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान और PHO को खुसूसी तौर पर टास्क दिया गया था। इस टास्क पर अमल दरामद करते हुए कमिश्नर मुल्तान और PHO की जानिब से मुल्तान डिवीजन का पहला जो मायावाकी जंगल है वो लगाने के काम का आगाज कर दिया गया है, जिसका काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे? जो पहला मायावाकी फॉरेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह उसके इफ्तिताह जावेद अख्तर अंसारी साहब ने किया है, हमारे MPA हैं। और जैसा कि आपको इल्म है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए उन्होंने 5 मायावाकी फॉरेस्ट की इनागुरेशन खुद की थी और हमें बहुत खुशी है कि PHA ने आज पहला मायावाकी फॉरेस्ट जो है वो लगा दिया है और बाकी 4 जो हैं वो उन पर काम जारी है। इसमें 6000 से ज़ायद दरख्त हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये हफ्ता चल रहा है प्लांटेशन का, जो खिदमत आपकी दहलीज पर, उसमें हमारी कोशिश है कि मुल्तान में मैक्सिमम पौधे लगाए जाएं। अब आप ये देख लें कि इस मायावाकी जंगल में 6000 से ज़ायद दरख्त लगे हैं। टोटल हमारे तकरीबन 30,000 के करीब दरख्त हम मायावाकी फॉरेस्ट में लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। MPA जावेद अख्तर अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, वज़ीर आज़म का विजन है कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट भी इसमें भरपूर अंदाज में हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे? ये आज पहला समझ लो ये अपना फॉरेस्ट है जो शुरू कर दिया गया, जो बकाया 4 हैं जैसे कमिश्नर साहब ने कहा है, बहुत जल्द क्लीन एंड ग्रीन इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान ही होगा, इसमें कोताही नहीं होगी। जिस तरह हमारे अपना वज़ीर आज़म साहब और CM साहब लगे हुए हैं और ये सारी टीम हम देख रहे हैं, हमारे भाई जंजुआ साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, शौकत रज़ा साहब हैं, जिस तरह ये काम माशाल्लाह ले रहे हैं, कोई ऐसा कोना नहीं रहेगा जहां सरसब्ज़ ये हमारे इलाके नहीं होंगे। PHA भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कितना स्टाफ है यहाँ पर जो है डिप्लॉय करने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी देखभाल भी बड़ी ज़रूरी है, तो क्या कहेंगे? जगह जगह ये सरसब्ज़ो शादाब किया जा रहा है। सिर्फ इस एक पार्क में 6330 दरख्त जो कि 19 अक़साम के हैं और सारे के सारे मुकामी हैं और बड़ा फलते फूलते हैं वो लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर जब से आपने चार्ज संभाला है हम देख रहे हैं मुल्तान क्लीन एंड ग्रीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिन रात शजरकारी की जा रही है, तो अब तक बताइएगा खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के हवाले से हफ्ता भी जारी है, इस हफ्ते में कितने दरख्त लगाए जा चुके हैं? खिदमत आपकी दहलीज पे जो दरख्त अब तक हम लगा चुके हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 5 से 6 हज़ार दरख्त हम लगा चुके हैं और तकरीबन उनकी साइज़ जो है 15 से 16 फुट की है। आज भी मुख्तलिफ रोड पे मैं अभी होके आ रहा हूँ, आप सेवड़ा चौक पे वहाँ प्लांटेशन जारी है, उसके बाद तकरीबन 40,000 पौधे वहाँ लग रहे हैं, आपके नार्दर्न बाईपास पे लग रहे हैं, जैसा कि आपको मिवाकी पार्क अब देख रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ 30-40 मिवाकी पार्क और बनाएंगे। बिल्कुल, चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ का कहना है कि खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तहत अब तक मुल्तान में 5 से 6 हज़ार से ज़ायद जो
درخت ہے وہ بھی لگائے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے دورہ ملتان پر ایک بڑا اعلان سامنے آیا تھا کہ ملتان کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے 5 مایاواکی جنگل لگائے جائیں گے. ملتان کے وہاڑی چوک پر پہلا جو مایاواکی جنگل ہے وہ لگانے کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے, جسے آج ہی مکمل کر لیا جائے گا. اور مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو چیئرمین پی ایچ اے اور کمشنر ملتان کا کہنا ہے کہ 5 کا یہ ٹارگٹ مکمل کرنے کے بعد دیگر جنگل ہیں وہ بھی لگائے جائیں گے. جی دیگر جنگل بھی لگائیں گے. گوہر رحمان آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ادھر ڈسٹرکٹ جیل رحیم یار خان کو سرسبز بنانے کا فیصلہ. ڈسٹرکٹ جیل میں سرسبز مہم کے تحت 3000 پودے لگائے گئے ہیں. بیورو چیف عاصم صدیق وہاں پر موجود ہیں, ان سے جانتے. عاصم کہیے گا کیا صورتحال ہے, کتنے پودے لگائے گئے ہیں؟ جیل ہمیشہ اپنے خشک ماحول اور اونچی دیواروں کی وجہ سے جانی جاتی ہے, مگر اب جیل کے ماحول کو بھی خوشگوار کیا جا رہا ہے, سرسبز بنایا جا رہا ہے. جیل میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے جا رہے ہیں. سید بابر علی سپرنٹینڈنٹ جیل ہمارے ساتھ موجود ہے. بابر صاحب, کتنے پودے لگائے جائیں گے اور کس طرح جیل کو سرسبز کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ جیل کے ماحول کو, جیسے آپ نے کہا کہ اس کی ایک سختی یا اس کے اس تصور کو ختم کرتے ہوئے سرسبز و شاداب بھی بنایا جائے. اس میں درختوں کے جو فائدے ہیں, درخت لگانا ویسی ایک سنت ہے, اور یہ فضا کے پھیپھڑے سمجھے ہیں کہ ہم جیل کے اندر اور باہر دونوں طرف, یعنی انسائڈ جیل میں پرزنرز کی بیرکس کے آس پاس گراؤنڈز میں وہاں بھی پودے لگائیں گے, باہر بھی, اور جتنے میکسیمم ہم لگا سکے. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم از کم 3000 تک کا ٹارگیٹ, اور اس سے بھی آگے چلے جائیں تو اور اچھا ہے کہ ہم شربز بھی, ٹریز بھی, پھلدار درخت بھی, اور اس طرح سے جب درخت لگیں گے تو دیکھنے میں ہمارا سٹاف بھی ایک اچھی ایک سچویشن, اور پرزنرز کو بھی ایک بہتر احساس ملے گا. بالکل بہتر احساس ملے گا جو سٹاف ہے جیل کا اس کو بھی, اور جو کہتی ہیں ان کو بھی. جب جیل کا ماحول سرسبز ہوگا تو ان پر بھی اچھا اثر پڑے گا, اور ان کی شخصیت پر بھی اچھا اثر پڑے گا. جب یہاں سے نکل کر باہر معاشرے میں جائیں گے تو اچھے شہری بن سکیں گے. اچھے شہری بن سکے. عاصم, آپ کا شکریہ. ابھی آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ برقرار ہے. شہر میں 5 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 10 گھنٹوں سے بجلی غائب ہے. شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں. رحیم یار خان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ تاحال برقرار ہے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عامر بھٹی سے جان لیتے ہیں. عامر, بتائیے گا بجلی کب بحال ہوگی آخر؟ خان میں میپ کو انتظامیہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے جن کو بوتل میں بند کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. رحیم یار خان شہر میں جو آج کے دن جو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جو ہے کنٹرول سے باہر دکھائی دے رہی ہے. شہر کے جو علاقہ ہے اس میں جو ہے 5 گھنٹے کی ریکارڈ لوڈ شیڈنگ جاری ہے, جبکہ جو دیہی علاقے ہیں ان میں 10 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. میرے فیس پر اس وقت پسینہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی رحیم یار خان میں جو ہے گرمی کا پارا ہائی ہے. گرمی نے اپنے زور پکڑا, تو اس کی وجہ سے جو ہے شدید گرمی میں جو ہے لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہے. دوسری جانب جو تاجر برادری ان کے بھی کاروباری معاملات جو ہے متاثر دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ اگر میپ کو انتظامیہ کی جانب سے دیکھا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مینٹیننس کا ایک سلسلہ جاری ہے, اس کو لوڈ شیڈنگ کا نام نہیں دیا گیا. جبکہ جو شہری ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے میپ کو انتظامیہ سے کہ فوری طور پہ بجلی کا جو جن ہے اس کو. عامر, آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ادھر جنوبی پنجاب کی طرح رنگپور میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف درزی ایسوسی ایشن جو ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. بات کریں گے پرویز اختر سے. پرویز, کہیے گا عید سر پہ ہے, بجلی آتی ہے کبھی جاتی ہے, کیا مسئلہ ہے, کب بحال ہوگی؟ جی بالکل, پورے جنوبی پنجاب کی طرح رنگپور میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بدستور جاری ہے, جس سے جو ہے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا, اور اس کے علاوہ اس سے جو ہے درزی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں. میں اس وقت جو درزی مارکیٹ میں موجود ہوں, اور یہاں پر درزی ایسوسی ایشن کی طرف سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ اسے جلد ختم کیا جائے. میرے ساتھ اس وقت درزی ایسوسی ایشن کے صدر یہاں پر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا کہ وابڈا کی طرف سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, تو آپ کو کن قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے؟ بھائی جان, پہلے 15 دن پہلے کام نہیں تھا, اب کام آیا, بجلی نہیں ہے, کام نہیں کرنے دے رہی, بڑے پریشان ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے کہاں سے روزی لائیں گے؟ گھنٹہ بجلی چلی جاتی ہے, 2 گھنٹہ نہیں آتی ہے. حکومت سے اپیل ہے ہماری بجلی کا کوئی مسئلہ حل کریں. ہم غریب لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بجلی کا بہت مسئلہ ہے. پہلے کام نہیں تھا, اب کام آیا, نہ ہم کسی کے کپڑے عید پہ سی سکتے ہیں. مہربانی ہوگی ہمارا مسئلہ حل کریں. جی, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے جو ہے یہ خاصے پریشان ہیں. میرے ساتھ اس وقت جو ہے درزی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بجلی 1 گھنٹہ آتی ہے, 2 گھنٹے چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی روزگار نہیں ہے. یہ جہاں سے کمائیں گے اور یہاں سے کھائیں گے, اپنے بچوں کے لیے لے کے جائیں گے. لیکن یہ حکومت سے اپیل ہے کہ مہربانی کیجیے, یہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے,
और हमें 3 दिन ईद में बाकी हैं। ईद का काम है हमारे पास, 2 दिन आए काम आए को, अब बिजली नहीं है और बिजली आएगी तो हम काम करेंगे। हम फारिग बैठे हैं, बिजली के सिवा हमारा और कोई रोजगार नहीं है। जी, इनका कहना है कि ईद जो है वो करीब है और वापडा परवेज आपके शुक्र अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरगोदा में इंतजामिया की अहम बैठक हुई है। ईद पर तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। बारिशों की पेशनगोई के बायस ईद पर तमाम इदारे हाई अलर्ट रहेंगे। जिले भर में सिरीपाए जलाने पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सरगोदा में इंतजामिया की अहम बैठक हुई है। बैठक में ये अहम फैसले हुए हैं। ईद पर तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। बारिशों की पेशनगोई के बायस ईद पर तमाम इदारे हाई अलर्ट रहेंगे। जिले भर में सिरी पाए जलाने पर दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, दफा 144 लग गई, सिरी पाए नहीं जलाए जाएंगे, छुट्टियां भी मनसूख हो गई। सरगोदा में बड़ी अहम बैठक हुई जिसके अंदर बड़े अहम फैसले हुए ईद की आमद से कबल और ख़ास तौर पर कोविड की चौथी लहर को भी इसके साथ रिलेट किया गया है। किस तरीके के फैसले हैं, शहरी किन किन चीज़ों पर अमल दरामद करेंगे। हमारे साथ ज़िला की सरबरा DC सरगोदा नाइला बाकी साहबा मौजूद हैं। DC साहबा, क्या क्या फैसले हुए और क्या क्या इम्प्लीमेंट करवाने जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि ईद उल अज़हा की आमद है और इसके लिए कुछ चीज़ों को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने अभी मेंशन किया कि चौथी लहर कोविड की सर्ज कर रही है, तो हमने उसके तहत हमने ये मौलाना जो पीस कमेटी की मीटिंग की और उसमें हमने महराब और मेंबर से ये मैसेज लोगों को देना है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। जो ईद के इज्तिमात हैं उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें। ईद से पहले जो शॉपिंग की स्प्री बढ़ती है उसके अंदर कोशिश करें कि अपने कोविड SOPs फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें और ज़्यादा रश वाली जगहों को अवॉइड करें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ईद उल अज़हा है, इसमें कुर्बानी इन्वॉल्व होती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सफाई है। तो मेरी शहरियों से भी ये अपील है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, आप लोग हमारा साथ दें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम लोगों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, वो यहीं पर मौजूद होंगे। आलाइशों को उठाने में उनकी भरपूर कोशिश आपको नज़र आएगी, मगर हमें आपका भी साथ और आपकी भी सपोर्ट चाहिए। जो आपको थैले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है, आई वुड वांट कि आपके तवस्सुत से ये एक आवाम तक मैसेज चला जाए कि उसके अंदर डाल के जो सिलेक्शन पॉइंट्स हैं कलेक्शन के, वहाँ तक पहुँचा दें आलाइशों को, सो दैट उसको जल्दी हम पिक कर लें और शहर के अंदर ताफुन या गंदगी ना फैले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने साहब, बड़ी अहम बैठक में ये भी फैसला हुआ था क्योंकि सरगोदा एयरबेस का इलाका है, रनवे है, तो आलाइशें जहाँ पे फेंकी जाती हैं वहाँ परिंदे भी आते हैं, तो इस हवाले से क्या? जी बिल्कुल, हमने बर्ड हैजर्ड कमेटी की मीटिंग भी की है और उसमें हमने स्पेसिफिक फोकस वो फनल एरियाज़ को किया, क्योंकि जिस तरह तैयारे परवाज़ करते हैं तो उसमें ये इश्यूज़ आते हैं कि आलाइशें पड़ी हों या उजड़ियाँ पड़ी हों तो उसके ऊपर परिंदे आते हैं और तैयारों की परवाज़ में प्रॉब्लम आती है। तो जो फनल एरियाज़ हैं उनके ऊपर हमारा स्पेसिफिक फोकस होगा और हम कोशिश करेंगे कि उसको 2 घंटे या उससे भी कम वक्त में उस जगह की सफाई एज सुन एज पॉसिबल हम उसको कर रहे हैं। छुट्टियां भी मनसूख की गई हैं? तमाम स्टाफ की, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख हैं, वो यहीं पर मौजूद होंगे। हम आपके साथ यहाँ पर हैं ताकि शहर को हम क्लीन कर सकें और बस आपसे इल्तमास ये है आवाम से कि वो हमारा साथ दें इसमें, क्योंकि हम सब मिलजुल के अगर इसको करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साफ सुथरा सरगोदा सबका सरगोदा है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है अपनी छुट्टियां मनसूख कर दी हैं इस वक्त, ऑफिसर्स ने भी, अमले ने भी, ताकि ईद पर साफ सुथरा सरगोदा शहरियों को मिले। लेकिन शहरियों से साफ सुथरा सरगोदा शहरियों को मिलेगा। अहम बैठक में अहम फैसले। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ईद उल अज़हा पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए इकदाम जारी हैं। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखरुल इस्लाम डोगर ने लैंड फिल साइट का दौरा किया है और इंतजामात का जायजा लिया है। बात करेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल, जगह का जायजा लिया गया है, डंप साइट का कैसे इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके पर शहर उलिया में सफाई के इंतजामात के लिए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से तैयारियां जारी हैं। आज MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने लैंडफिल साइट का विजिट किया, वहां पर जो शहर से जो आलाइशें यहाँ पे डंप की जाएंगी उस हवाले से वाज़ेह हदायत जारी किए हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखरुल इस्लाम डोगर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या अहकाम जारी किए गए हैं, किस तरह से डंपिंग की जाएगी और इस हवाले से शहरियों को क्या पैगाम नहीं से बताइएगा। आज आपने लैंडफिल साइट का दौरा किया है, किस तरह से यहाँ पर चीजें डंप की जाएंगी, किस तरह से वर्किंग की जाएगी, स्टाफ की ड्यूटीज लगा दी गई हैं और क्या तैयारियां की जा रही हैं? ये वो साइट है जहां पे इंशाल्लाह ताला हम 14,000 टन जो है वेस्ट ईद का उसको यहाँ पे तल्फ करेंगे।
اس کو یہاں پہ پہنچایا جائے گا ٹیمپریری ٹرانسفر سٹیشنز کے ذریعے. ہماری بڑی بڑی گاڑیاں جو ہم نے رینٹ پہ لی ہیں وہ تمام مشینری اس میں انوالو ہوگی. ہیوی ڈوزرز یہاں پہ موجود ہوں گے. جب یہ ساری چیزیں یہاں پہ پہنچ جائیں گی اس کے بعد اس کے اوپر چونا وغیرہ اس کے اوپر کیا جائے گا جو ہم نے پروکیور کر لیا الحمدللہ. فینائل کور دیا جائے گا. اس کے بعد مٹی ڈال کر اس کے اوپر جو ہم نے تمام چیزیں ٹرالیز وغیرہ مہیا کر لی ہیں اس کو یہاں پہ پش کر کے تو ہم اس ڈچ کو جو یہاں پہ موجود ہے اس کو فل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے سٹاف کی تمام ڈیوٹیز لگ گئی ہیں. 12 گھنٹے کی شفٹ میں یہاں پہ کام ہوگا. 12 آورز انشاءاللہ تعالی آل 3 عید ڈیز. اور میں خود میرے تمام آپریشن ٹیم ہم فیلڈ میں موجود ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بہت اچھے آپ کو انتظامات جو ہے وہ دکھائیں گے. کہ اچھے انتظامات کی جائیں گے. 14,000 ٹن جو علائشیں ہوں گی وہ یہاں پر ڈمپ کی جائیں گی. تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں. بلال آپ کا شکریہ. عید قربان کی آمد ہے. ایسے میں تیاریاں تو جاری ہیں. تو بات کر لیتے ہیں مویشی منڈیوں کی. ملتان کے مویشی منڈی میں ساہیوال اور چولستانی بیل کی دھوم ہے. بیوپاری بیل کے خریدار نہ ہونے سے پریشان ہیں. بات سیو ہیلتھ نے پرانا شدہ آباد روڈ پر عطائی ڈاکٹر کی خبر کا نوٹس لیا تھا. پرانا شدہ آباد روڈ اور شیرشاہ روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے 2 عطائی ڈاکٹرز کے کلینک سیل کر دیے گئے. کارروائی سیو ہیلتھ ڈاکٹر شعیب الرحمان گورمانی کی ہدایت پر کی گئی. سیو ہیلتھ نے پرانا شدہ آباد روڈ پر عطائی ڈاکٹرز کی خبر کا نوٹس لیا تھا. ملتان میں ڈسٹرکٹ ویمن پیس فورم کی افتتاحی تقریب ہوئی ہے. تقریب کے مہمان خصوصی سینٹر اون عباس پپی ہیں. اس وقت ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر خطاب کر رہے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز ہی خواتین کے فورمز نہیں تھے اور وہ اب ود دی پیسج آف ٹائم اس گورنمنٹ کے جو انیشیٹوز ہیں میرے خیال وہ اب دور ہوتے جا رہے ہیں. جو لیک آف ایجوکیشن تھی, جو سوشل ایکسپوجر تھا اور جو ہم اپنے بچوں کو ڈفرینٹ سیکٹس پہ اور قوموں پہ اور مذہب کی نوعیت پہ ہم ان کو آگاہ نہیں کرتے تھے. اب ہماری مائیں بہنیں پڑھی لکھی ہیں اور ایسے فورم مزید اپنا جب کردار کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان ٹائمز ٹو کم سوسائٹی میں بہت بہتری آئے گی. تو اب یہ مشن ہے, یہ جو 30 جو انفلوئنشل ویمن ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں, دے کم فرام رورل اور اربن سوسائٹی, تو یہ ان کا ایک مشن ہے اور اس کو جب آپ مشن بنا کے آگے چلیں گے تو یقیناً اب یہ جو 30 ہیں آگے چل کے ان ٹائمز ٹو کم یہ شاید 300 انفلوئنشل ویمنز ہو جائیں اور وہ اپنا اپنا رول ادا کریں. تو میری یہ گزارش ہے کہ ہم ایریاز کو ٹارگٹ کریں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ملتان میں یا ایلس ویئر ساؤتھ پنجاب میں کہاں کہاں ایسے ایکسٹریمزم کے علاقے ہیں جہاں پہ ان کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. وہ کون سے گاؤں ہیں, وہ کون سی تحصیل ہے اور کون سی پاکٹس ہیں, تو اس سے بہتر نتائج یقیناً ہمیں ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیررزم پہ, ایکسٹریمزم پہ, کاؤنٹر ایکسٹریمزم پہ قوانین کی کمی کوئی نہیں ہے. یا تو ہمیں قوانین کے بارے میں علم نہیں ہے یا بہت سارے مسائل ہیں, ہچکچاہٹ ہے کہ ہم جو لیگل فورمز ہیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. ہمارے کمیونٹیز کے ایشوز ہیں, ہمارے سوشل ایشوز ہیں. تو دیر از ویری اسٹرانگ لا جو کہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے. ود دی پیسج آف ٹائم میں سبین گل صاحبہ سے یہ بھی کہوں گا کہ آگے جب اگر کوئی سیشن ہو تو ہم ان لاز کے بارے میں آپ کو آگاہی دے سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از کہ ہم اس کا ڈسٹرکٹ فورم تو بن گیا, اب اس کی ایویلویشن کا ہم میکینزم بنائیں کہ جی ہم نے مہینے میں کیا اچیو کیا ہے, ہم نے 3 مہینوں میں اس فورم نے کیا اچیو کیا ہے, سال میں کیا اچیو کیا ہے. تو انلیس ہم اپنی اس پرفارمنس کو ایویلویٹ نہیں کریں گے تو مے بی ہم جو ڈیزائرڈ جو ریزلٹس ہیں وہ حاصل نہ کریں. اور پھر بات یہ ہے کہ وہ چینج فرام ود ان, کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور پھر ہم دوسرے لوگوں کی طرف دیکھیں. تو جب ہم اپنے آپ سے آغاز کریں گے تو یقیناً معاشرے میں بہت زیادہ بہتری آئے گی. ونس اگین ٹوورڈز اینڈ آئی ووڈ اپریشیٹ the organizing team. Very well done. Thank you so much. اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر خطاب کر رہے تھے. آپ براہ راست
ملاحظہ بھی کر رہے ہیں. خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور ورکنگ وومنز، ورکنگ لیڈیز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. بریک کے بعد ہیڈ لائن.